वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। आज के वीडियो के अंतर्गत दोस्तों हम बात करेंगे आखिरकार लॉकडाउन के बाद में जो आपका पेपर होने जा रहा है बीए सेकेंड ईयर और बीए थर्ड ईयर का, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बता दूं। वैसे बीए थर्ड ईयर का तो हर यूनिवर्सिटी पेपर करवाएंगे, लेकिन जो बीए सेकेंड ईयर का पेपर होगा उसका पैटर्न कैसे होगा, आखिरकार अगर ऑब्जेक्टिव पैटर्न होता है तो उसको हम कैसे हल करेंगे, उसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, इन सभी मुद्दों पर आज की वीडियो के अंतर्गत हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो पूरा अंत तक देखने का प्रयास करिए, क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत ऐसे मुद्दों के बारे में बात करने वाले हैं जो कुछ सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों से रिलेशन रखते हैं, और उसी से जुड़े हुए मुद्दे यहाँ पर आपको 8 मुद्दे दिखाई पड़ रहे होंगे। तो इन 8 मुद्दों से ही आपके जो है प्रश्न पूछे जाएंगे, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे पेपर 2। तो आज के वीडियो के अंतर्गत वैसे बात करूँ अगर हिंदी साहित्य की, तो हिंदी साहित्य में बीए सेकेंड ईयर में 2 पेपर होते हैं। एक तो होता है आपका काव्य वाला पक्ष और एक होता है आपका गद्य वाला। मतलब एक में नवीन गद्य विधाओं के बारे में आप पढ़ते हैं सेकंड वाले में, और फर्स्ट वाले में आप आधुनिक काव्य के बारे में पढ़ते हैं। मतलब कि हिंदी साहित्य में आधुनिक काव्य अर्थात भारतेंदु युग के बाद मतलब द्विवेदी युग में जैसे प्रवेश करते हैं, वहीं से आधुनिकता कहीं ना कहीं पे पूर्ण रूप से शुरू हो जाती है। तो वहीं से हमको यहाँ पर देखना होगा कि आधुनिक काव्यों के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसमें आप देखेंगे द्विवेदी युग, छायावाद, उसके बाद में प्रयोग, प्रगति, इन सभी से कविताएं आपके यहाँ पर देखने को मिलेंगी। वहीं बता दूँ आपको मेरे प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार से नवीन गद्य विधाओं में आप देखेंगे कहानी, और उसके बाद में आप निबंध, तो इसे पुरानी विधा निबंध वगैरह आप पढ़ चुके हैं, लेकिन कहानी हो गई, रिपोर्टाज हो गई, डायरी हो गई, या इसी प्रकार से जो है भेंट वार्ता जिसको आप कहते हैं इंटरव्यू अंग्रेजी में, या इसी प्रकार से बहुत सारी ऐसी विधाएं हैं जो कि एक प्रकार से नवीन है और हिंदी साहित्य में नवीनता मतलब कि नई नई आई हैं, तो उनके बारे में हमको पढ़ना होता है। जैसा कि आपको पता होगा कि इसका सिलेबस क्या था, सिलेबस हमने डाल दिया था। अगर आपको सिलेबस नहीं पता तो सिलेबस देख लीजिएगा। लेकिन अब यहाँ पर बात यह फंस रही है कि आखिरकार जो परीक्षा करवाई जानी है अभी जल्द फिलहाल में 2021 में, जो लॉकडाउन के बाद में, ऐसे में बहुत एक प्रकार से जटिल समस्या आ चुकी है छात्र छात्राओं के मन में कि आखिरकार जो प्रश्न पत्र हमने आलोचनात्मक तरीके से पढ़ा था, जिन प्रश्न पत्रों को हमने व्याख्यात्मक रूप में अध्ययन किया था, आखिरकार उनको हम जो है एक प्रकार से बहुविकल्पीय फॉर्म में कैसे लिखे, मतलब कि याद करेंगे, या कैसे फिर हमारा पेपर होगा। जो कुछ भी पढ़ा था हमने व्याख्यात्मक रूप में, विवरणात्मक रूप में, विश्लेषणात्मक रूप में पढ़ा था, आलोचनात्मक समालोचनात्मक रूप में पढ़ा था। लेकिन आखिरकार जब मेरा प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय फॉर्म में आएगा, मेरे में 4 उत्तर होंगे, तो उसमें टिक लगाने में आखिरकार वह तैयारी मेरी अभी तरीके से पूरी तरीके से नहीं हो पाई है। तो आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं। अगर यूनिवर्सिटी ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा लेती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हम एक प्रकार से आपके साथ हैं, और आप भी मेहनत करिए। और किन किन मुद्दों पर आपको ज़्यादा फोकस करना है उनके बारे में आज की वीडियो के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे। तो हिंदी साहित्य के बारे में बात करते हुए हम बीए सेकेंड ईयर का पर पूरा फोकस रहेगा। जैसा कि आपको पता होगा कि नए प्रारूप के आधार पर अगर देखें तो प्रथम और द्वितीय वर्ष के प्रश्न पत्रों को एक प्रकार से समाहित करके आपका एक पेपर लिया जाएगा। मतलब एक विषय का एक पेपर होगा। तो मैं जो है दोनों विषय वस्तु को लेकर के, दोनों प्रश्न पत्रों को लेकर के या एक वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो के माध्यम से आप तक सारी बातों को पहुंचाऊंगा, और एग्जाम में अगर यह वीडियो अगर आप देख के जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और जो भी आपके पास पुस्तक वगैरह जो भी आप ले रखे हैं, जिसमें जो है आप जो है बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं दिए हुए हैं, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय फॉर्म में प्रश्न दिए हुए हैं, तो किसी फॉर्म में आपको प्रश्न मिले आप उनको पढ़िएगा। मैं बता दूं वही आप पढ़ लीजिएगा, चाहे गूगल कर लीजिएगा, चाहे हमारे चैनल से आप देख सकते हैं। अगर जो है वीडियोस मिल जाएंगी, बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, तो हमारे चैनल से देख लीजिएगा। नहीं आपके पास बुक होगी उसमें से देख करके पढ़ लीजिएगा। ओके, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो का ये टाइटल जो हमने अभी डिस्क्रिप्शन आपको बताया, अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को फटाफट से वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से सोशियोलॉजी, इसी प्रकार से एजुकेशन, इसी प्रकार से पॉलिटिकल साइंस, इसी प्रकार से आपका जो है मेरे प्यारे दोस्तों जो है साइकोलॉजी हो गया। इसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों साइकोलॉजी के बाद में हिस्ट्री हो गया। इसी प्रकार हिस्ट्री में भी 2 मध्यकालीन और प्राचीन दोनों के दोनों आपको मिलेंगी। इसी प्रकार से थर्ड ईयर मतलब बीए फर्स्ट ईयर मतलब सेकंड ईयर और थर्ड ईयर फर्स्ट ईयर सबकी तैयारी होती है। इसी प्रकार से इकोनॉमिक्स हो गया, संस्कृत हो गया, इंग्लिश का भी लेने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार से सारे के सारे आपके जो विषय वस्तु होंगे इसी में के अंतर्गत कवर करने का प्रयास करेंगे। जियोग्राफी हो गया, ठीक। तो इन सभी मुद्दों पर हम बताएंगे कि आखिरकार प्रश्न आपके कहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछे जाएंगे।
यहाँ पर समझने वाली बात, सबसे पहले जब भी आप हिंदी पढ़ें तो हिंदी में आपको बचपन में ही सिखाया गया होगा, आपको बचपन में यह बातें पता होंगी कि टीचर जो लोग होते थे, जैसे 6 जीवन परिचय अगर आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, 6 कवि या 6 लेखक आपके पाठ्यक्रम में संकलित होते थे पहले, जब आप कक्षा जो है 10-11 में पढ़े होंगे या फिर 6-7-8 में, तो आपको जो है कबीर या फिर तुलसी का जीवन परिचय आपको जो है पढ़ना पड़ा होगा। और टीचर्स लोग वहाँ पर रटवाते भी मार मार के कि नहीं इसको रट के आओगे, या 4 तो रटा होना चाहिए, क्योंकि 2 आने होते हैं, 3 आने होते हैं, तो 4 अगर रटा है तो 3 में से 2 फंस जाएगा। वैसे तो इंटर हाई स्कूल की परीक्षा में तो आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बीए है और बीए में लगभग जो है आपके 6 से 7 या 8 होते हैं। इसमें जीवन परिचय बहुत कम मात्रा में पूछा आता है एग्जाम में। द्रुत पाठ वाले में द्रुत पाठ के रूप में जैसे कि कुछ ऐसे कवि होते हैं जिनसे लघुत्तरीय, मतलब कि जिनसे केवल लघुत्तरीय पूछे जाते हैं, व्याख्या नहीं पूछी जाती है, तो उनका जीवन परिचय या उनकी रचनाओं के बारे में कभी कभी आपसे पूछ लेता है। हालांकि रचनाओं और जीवन परिचय के बारे में पूछना एक प्रकार से जो एग्जामिनर होते हैं वो ऐसे प्रश्नों को इसलिए पूछते हैं ताकि एक प्रकार से जो रटने वाले बच्चे हों उनको भी कुछ नंबर मिल जाए, लेकिन ऐसे प्रश्न मेरे ख्याल से नहीं पूछना चाहिए। अब आप इतने बड़े लेवल पर अगर पढ़ाई कर रहे हैं, बीए मतलब होता है एक प्रकार से बैचलर डिग्री, आप अच्छे एक प्रकार से अब जो बीए का बच्चा होता है वो आईएएस की तैयारी, पीसीएस की करता है, तो ऐसे में आपको कुछ ऐसे उनको विश्लेषणात्मक तार्किक क्षमता वाले कि आखिरकार बच्चे के माइंड के अंदर क्या विकास हो चुका है, वो अपने माइंड के विकास का एक प्रकार से जो उसके मन में विकास हो, उसका माइंड का विकास हुआ, वह किस प्रकार से उड़ेल सकता है हमारे सामने या फिर एग्जामिनर के सामने, या फिर हम भारत देश को वह क्या दे सकता है नया, जो कि अन्य हिंदी के कवियों ने नहीं दिया या हिंदी के साहित्यकारों ने नहीं दिया। कुछ ऐसे विद्वानों ने जो बातें छूट गई विद्वानों से, हो सकता है वह हो सकता है नई जो आवाम आए या फिर नई पीढ़ी जो आए वह दे। तो एक प्रकार से संस्कृति जो होती है पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है। इसी प्रकार से जो विषय की जानकारी होती है, यह जानकारी हम आपको दे रहे हैं, आप हो सकता है किसी और को दें, यही होती संस्कृति, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती रहती है। तो हो सकता है मैं आपको किसी दूसरे तरीके से पढ़ा रहा हूँ, आप किसी दूसरे तरीके समझाएं, तो ये होता सारा मुद्दा। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों मैं बता रहा था आपको कि जीवन परिचय जो होता है एक प्रकार से पूछा जाना कोई मतलब का बात नहीं है। अगर कबीरदास मान लेते हैं 1398 में, या मान लेते हैं जो है कोई व्यक्ति हो किसी सन में पैदा हुआ, 1532 ईस्वी में मान लेते तुलसीदास का जन्म हुआ, तो उसको जानने से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? अगर एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछेगा कि इनका जीवन परिचय लिखिए, उसका कोई मतलब नहीं बनता। हाँ, थोड़ा मोटिवेशन आपको ज़रूर मिलेगा, कहाँ इनकी गरीब स्थिति से थे, यहाँ पर आए, इन्होंने ये किया, आपको थोड़ी जानकारी मिलेगी। लेकिन ऐसे प्रश्न पूछे जाएँ जो कि तार्किक क्षमता पर आधारित हो। आप यूपीएससी के प्रश्नों को उठा करके देखिए, ऑप्शनल जो हिंदी साहित्य के हैं वहाँ से प्रश्नों को बनाइए। यूनिवर्सिटीज़ के अध्यापक को चाहिए कि वहाँ से प्रश्नों को उठाएं और बीए में एक आध प्रश्न डाल दिया करें, ताकि बच्चों के अंतर्गत तार्किक क्षमता का विकास भी हो सके। ठीक, लेकिन यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ, आखिरकार आते हैं पॉइंट पर कि यहाँ से प्रश्न आपके कैसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला, अगर ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछे जाएंगे, याद करें पिछले साल जब आपने परीक्षा दी होगी बीए फर्स्ट ईयर की, तो वहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप में आपके प्रश्नों को देखने को मिला होगा। तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि कबीरदास का जन्म कब हुआ, कबीरदास की माता का क्या नाम था, उनके पिता का क्या नाम था, या फिर उनके जो है लड़कों का क्या नाम था, उनकी पत्नी का क्या नाम था, उनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, कब हुई थी, ठीक, या उनके गुरु कौन थे, वह किस संप्रदाय के थे, या फिर वह किस धर्म को मानते थे। ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। फिर उनकी जो है कविताएँ कौन कौन सी हैं, फिर उनकी रचनाएँ कौन कौन सी हैं, ऐसे प्रश्न आपको जरूर देखने को मिले होंगे। उनकी रचनाओं से एक आध दो प्रश्न। तो ऐसे में मेरे प्यारे दोस्तों आपको सेम वही फंडा, यही सीधे प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में बीए सेकंड ईयर में। यहाँ पर देखिए, साहित्यकारों का जीवन परिचय। साहित्यकार क्यों बोला हमने, यहाँ पर हमने कवि क्यों नहीं बोला, लेखक क्यों नहीं बोला, ताकि जो साहित्यकार है आपके, या जो है गद्य में भी रचनाएं करते हैं और काव्य में भी रचनाएं करते हैं, तो आपके जो प्रथम प्रश्न पत्र है और द्वितीय प्रश्न पत्र है, इन सभी लोगों के जितने भी जीवन परिचय हैं, आपको सिंपली पूरा का पूरा नहीं पढ़ना, पूरी की बायोग्राफी, आपको उनके जीवन परिचय, मतलब किस सन में पैदा हुए हैं, किस तारीख को, तो तारीख अगर लिखी है तो पढ़ लीजिए, बाकी कोई बात नहीं। तो उनका जो है डेट वगैरह आप बड़े आसानी से, जन्म तिथि पढ़ लीजिएगा, कहाँ पर उनका जन्म हुआ था वो स्थान पढ़ लीजिएगा, और उनके पिता और माता का नाम या उनके बच्चों का क्या नाम था, कितने भाई थे, ये सब मुद्दे देख लीजिएगा। ठीक, उनकी मृत्यु कब हुई और कहाँ पर हुई थी, और उनको कितने कितने भाषाओं का ज्ञान था। वैसे भाषाओं का ज्ञान कोई महत्वपूर्ण नहीं रखता, वो नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन हाँ कभी कभी आपसे भाषाओं को लेकर के प्रश्न पूछेगा, जो कि उनकी शैली और भाषाओं पर डिनोट करेगा। तो यहाँ पर समझने का प्रयास करें। साहित्यकारों की एक दूसरा परिचय होता है साहित्यिक परिचय। तो साहित्यकारों का जीवन परिचय के साथ साथ आप साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, यह बात आपको ध्यान रखनी। तो इसके साथ साथ आपको क्या पढ़ना है,
उनकी भाषा को देख लेना है और शैलीगत विशेषताएँ। तो शैलीगत उनकी क्या विशेषताएँ, आखिरकार किस चीज़ में रचनाएँ लिखते हैं, कविताएँ लिखते हैं या फिर गद्य में रचनाएँ लिखते हैं, गद्य में लिखते हैं तो कौन सी विधा में ज़्यादा लिखे हैं या किस विधा पर उनकी ज़्यादा पकड़ रही है, इन सभी मुद्दों को वहाँ पर इंक्लूड करने का प्रयास करें। तो इसको लेकर के यहाँ पर ये चीज़ों को आप पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर 2 पॉइंट आपके क्लियर हुए। तो जीवन परिचय में सिंपली आपसे यही पूछेगा कि मैथिली क्षण गुप्त का जन्म कब हुआ, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ, छायावाद के 4 स्तंभ कौन से हैं, या छायावाद में एक प्रकार से, या हिंदी के जो है कवि त्रयी कौन है, या एक प्रकार से हिंदी का जो एक प्रकार से महादेव किसे कहा जाता है, हिंदी का ब्रह्मा किसे कहा जाता है, हिंदी का विष्णु किसे कहा जाता है, हिंदी का दुर्गा किसे कहा जाता है, छायावाद हिंदी के बाद में, छायावाद मतलब हिंदी के बाद में दूसरा स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, मतलब भक्ति काल के बाद में। कुछ ऐसे प्रश्न आपसे पूछेगा, बड़े आसानी से आप कर लेंगे। तो छायावाद आपको विस्तार से पढ़ लेना, छायावाद की विशेषताओं को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि छायावाद की विशेषताओं को पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सी छायावाद की विशेषता नहीं है। अब एक ऑप्शन में आपको दे देगा कि जो है आश्रयदाताओं की प्रशंसा, तो वही नहीं होगी चूँकि वह रीतिकाल की विशेषता है, बाकी 3 होंगी। तो उनकी विशेषताओं को आप पढ़ लीजिएगा। और जो है कवि जो हैं आपके पाठ्यक्रम में जो संकलित हैं, उन कवियों पर थोड़ा फोकस कर लीजिएगा कि आखिरकार उनके अंदर उनकी जो विशेषता, व्यक्तिगत विशेषता है, क्योंकि छायावादी ज़्यादातर आपके पाठ्यक्रम में, अगर मैं बात करूँ पेपर 1 में, तो छायावादी कवि ही हैं। और छायावादी कवि जो है वह व्यक्तिगत शैली में रचनाएँ लिखते थे। तो आपसे पूछेगा निम्न में से कौन से कवि या फिर कौन सा साहित्यकार व्यक्तिगत शैली में प्रयोग करता था। तो उसमें प्रसाद निराला आपको दे देगा, और एक आपको कोई मुद्दा दे देंगे, मान लेते भारतेंदु हरिश्चंद्र दे दिया या फिर और कोई मुद्दे को दे दिया, तो वही आपके गलत आंसर हो, मतलब कि वही टिक हो जाएगा सही। तो यहाँ पर आपको ये समझ लेना है, ठीक। दूसरा, उनकी रचनाओं के नाम, जो रचनाएं जो है उनकी द्वारा लिखी गई हैं, उन रचनाओं को कहीं ना कहीं पे आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपसे पूछेगा कि यह पुस्तक किसकी है, या रचना निम्न में से यह रचना किसने लिखी है, या फिर ये मतलब कि निम्न में से कौन सी रचना मैथिली क्षण गुप्त की है। कुछ ऐसे आपसे प्रश्न पूछेगा। तो यहाँ इसलिए आपको रचनाओं पर फोकस कर लेना है। आप क्या करेंगे, जीवन परिचय पढ़ लेंगे, उनकी एक प्रकार जीवन परिचय और शैलीगत परिचय, मतलब कि जीवन परिचय के साथ साथ आप साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे। साहित्यिक परिचय को पढ़ने के तदुपरांत आप उनकी रचनाओं पर भी फोकस कर देंगे। आखिरकार उनकी रचनाएं कौन कौन सी ऐसी हैं जो कि आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, उनको तो फोकस करिएगा ही, बाकी और भी रचनाएं उनकी हैं उनको भी आप यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करेंगे, ताकि वहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेंगे देखने में न्यू पैटर्न पर। ओके, ध्यान रखेंगे। यहाँ से लगभग आपके मेरे प्यारे दोस्तों अगर बताना चाहूँ मैं, तो यहाँ पर आपको लगभग 35% आप कवर कर लेंगे, लगभग 35% आप यहाँ पर सिलेबस अपना कवर कर लेंगे, बस इतने में ही। अब नेक्स्ट आता है आपका क्या, पुरस्कार एवं सम्मान। कुछ ऐसे विद्वान हुए हैं, कुछ ऐसे कवि लोग हुए हैं, ऐसे लेखक हुए हैं जिनको कुछ पुरस्कार मिला और सम्मान मिले हैं। तो उनके सम्मान के बारे में, पुरस्कार के बारे में आपकी बुक में दिया होगा, वहाँ पर देख लीजिएगा। या फिर जितने भी कवि आपके पाठ्यक्रम में होंगे उनके बारे में गूगल पर सर्च करिएगा, बाकायदा से गूगल पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और वहाँ से उनका जन्म, मरण और सारे मुद्दे को वहाँ पर एक सारणी में लिखा होता है, वही सारणी आप उतार लीजिएगा और उनकी रचनाओं को लिख लीजिएगा, रचनाओं को याद करने की ट्रिक वगैरह बना लीजिएगा, ठीक है। और वहाँ से बड़े आसानी से आप सारे मुद्दे को याद कर लीजिएगा, ठीक। अगर ट्रिक वगैरह नहीं याद होती तो मैं उस पर ट्रिक बनाने का प्रयास करूंगा। वैसे ट्रिक हमने दोहे वगैरह में बना रखी है, हालांकि वीडियो उसकी डालने का प्रयास करूंगा। नेक्स्ट है आपका उनकी कविताएं। अब आपके पाठ्यक्रम में शुरुआत की मैं बात करूं तो जो आपका जो है प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें 5-5 कविताएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। तो 5-5 कविताएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, किसकी, जो आपके पाठ्यक्रम में से मैथिली क्षण गुप्त हैं उनकी मान लेते हैं आपके पाठ्यक्रम में, मेरी कुटिया में राजभवन बनवाया, या फिर इसी प्रकार से बेदिने तू भी भली बनी, या इसी प्रकार से तमाम सारी कविताएं जो हैं वह अगर आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं तो उन कविताओं को जो कवि आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं, उन कवियों की जितनी भी कविताएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं उन सभी को एकदम से दिमाग में रखना पड़ेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने क्या कहा, जो कवि आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं उनको आपको पूरा का पूरा अपने दिमाग में एकदम से रखना पड़ेगा, और वहीं से एग्जाम में लगभग आपके 5 से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। लगभग अधिकतम 10 प्रश्न और कम से कम 5 प्रश्न आपको वहाँ पर ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में आप अपने पाठ्यक्रम में संकलित जो रचनाएं हैं उनको ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा। उनको पढ़ने के बाद में यह पता हो कि मेरी कुटिया में राजभवन बन भाया वह मैथिली क्षण गुप्त की ही है। आपको पता हो कि श्रद्धा मनु अमा अर्थात जो कामायनी महाकाव्य का जो छठा सर्ग या फिर जो भी सर्ग है वह जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। आपको पता हो कि बादल लाख फर्स्ट किसका है, आपको पता हो कि आलोक धनवा किसका है, आपको पता
पता हो मेरे प्यारे दोस्तों कि मातृभूमि किसकी रचना है, किसकी कविता है, किस और किस कवि के पाठ्यक्रम में इनको इंक्लूड करा गया है। तो ये सारे मुद्दे आप देख लीजिएगा, अपना पाठ्यक्रम उठाइएगा, पिछला आपकी जो है सीरीज वगैरह या फिर बुक में लिखा होगा, वहाँ से अपनी पाठ्यक्रम में रचनाओं को शुरुआत में लिखा होगा उसको देख लीजिएगा और उनको आप एकदम से याद कर लीजिएगा। वहीं से आपके ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बनेंगे। आपको मिलेगा कि निम्न में से कौन सी रचना जो कि आपके पाठ्यक्रम में संकलित है इस कवि की नहीं है। अब मान लेते कहेंगे मैथिली शरण गुप्त की नहीं, मान लेते एक दे दिया मातृभूमि और एक दे दिया मेरे प्यारे दोस्तों आपको मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, एक दे दिया मान लेते हैं आपका कोई दे दिया कि जो है बेदने तू भी भली बनी, या फिर और तमाम सारी चीज़ें हैं जो कि आपको दे दे, हाँ कोई चीज़ें आपको दे दे। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना होगा उनमें से, और या एक और दे दे आपको आलोक धनवा दे दे, तो आप क्या करेंगे आलोक धनवा पर तुरंत लगा देंगे, चूँकि बेदने तू भी भली बनी या इसी प्रकार से मातृभूमि और उसके मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, ये सब मैथिली शरण गुप्त के हैं। तो ये आप तीन आपको पता होंगे तभी तो एक आप अलग कर पाएंगे कि आलोक धनवा इनकी नहीं है। तो कहीं ना कहीं पे आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा इसको, और साथ ही साथ गद्य वालों में आप उनकी रचनाओं को, आखिरकार वो रचनाएं किस विधा की हैं इसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो किस विधा की रचनाएं हैं उसको भी आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कहानी शामिल है जयशंकर प्रसाद की, कोई मान लेते कोई भी कहानी संकलित है आपके पाठ्यक्रम में, मैं पाठ्यक्रम उठाकर अगर आपको बताना चाहूँ तो आपके पाठ्यक्रम में अगर मैं बताना चाहूँ किसी भी पाठ्यक्रम में, मान लेते प्रेमचंद की बूढ़ी काकी संकलित है, तो प्रेमचंद की बूढ़ी काकी संकलित है तो ये आपको पता हो कि बूढ़ी काकी जो है वह कहानी है जो कि प्रेमचंद की संकलित है। आपके पाठ्यक्रम में मान लेते हैं बाल गोविंद भगत संकलित है, तो बाल गोविंद भगत को किसने लिखा, तो रामवृक्ष बेनीपुरी ने लिखा, और यह किस विधा की रचना है, तो रेखा चित्र की है। तो यह पता हो कि आपको यह रेखा चित्र विधा की रचना है। या इसी प्रकार से संस्मरण अगर आपके पाठ्यक्रम में आलोपी संकलित है जो कि महादेवी वर्मा के द्वारा रचित है, तो आलोपी जो संस्करण है वो पूछा जाएगा कि आलोपी मतलब कि आलोपी जो कि महादेवी वर्मा के द्वारा रचित एक जो है पुस्तक है या फिर एक जो है गद्य विधा है, मतलब वह गद्य विधा किसकी, मतलब कि पूछेगा एक गद्य विधा है, तो एक गद्य विधा आलोपी एक गद्य विधा है जो कि महादेवी वर्मा के द्वारा रचित है। तो गद्य विधा कौन सी आपको देगा, कहानी, संस्मरण, रेखा चित्र, रिपोर्टाज आपको देगा। तो क्या बताएंगे आप, संस्मरण बता देंगे। इसी प्रकार से आत्मकथा, यात्रा मित्र, डायरी, रिपोर्टाज और उसके बाद में साक्षात्कार, जीवनी, तमाम सारे मुद्दे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आपके पाठ्यक्रम में जो भी संकलित हो आप उसके हिसाब से देखने का प्रयास करें और बड़े ही आसानी से सारे मुद्दे क्लियर कर लें। रचनाएँ आखिरकार संकलित हैं तो वो रचनाएँ आखिरकार किस विधा की हैं और किसने लिखी है इसको आपको जानना होगा। और इसी के साथ साथ मेरे प्यारे दोस्तों, इसी के साथ साथ रचनाओं को जानने के तदुपरांत उन रचनाओं का मूल भाव क्या है, उन रचनाओं का ध्यातव्य क्या है, आखिरकार जो रचनाएं लिखी गई उसके केंद्र बिंदु में क्या चीज़ें हैं। केंद्र बिंदु मतलब समझ रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है। जो भी आपको गद्य विधाएँ देखेंगे तो गद्य विधा में एक कॉमन फैक्टर होता है, कोई भी गद्य विधा ऐसी नहीं है जो कि बिना उद्देश्य की लिखी जाए। कोई भी ऐसी गद्य विधा नहीं जो कि बिना उद्देश्य की लिखी जाए। कोई भी मान लेते हैं कि जब आप पूछते हैं कि हाँ इसकी विशेषताएं बताइए या फिर इसके तत्व बताइए, तो जैसे मान लेते हैं आप निबंध के तत्वों को देखेंगे, आप उपन्यास के तत्वों को देखेंगे, आप जो है कहानी के तत्वों को देखेंगे या इसी प्रकार से किसी अन्य तत्वों को देखेंगे, तो उन सभी तत्वों में आपको क्या देखने को मिलेगा, उद्देश्य जो होगा ये कॉमन फैक्टर होगा। उद्देश्य मतलब कोई भी रचना अगर लिखी जाती है तो किसी न किसी उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए लिखी जाती है। तो उद्देश्य आपका क्या है उसको आपको देखना होगा कि आखिरकार जो कहानी लिखा जयशंकर प्रसाद ने, या जो कहानी लिखा मुंशी प्रेमचंद ने, या जो संस्मरण लिखा आलोपी, रेखा चित्र लिखा जो है रामवृक्ष बेनीपुरी ने, या फिर जो है संस्मरण लिखा जो है महादेवी वर्मा जी ने, वह उसका उद्देश्य क्या है, उसके केंद्र बिंदु में कौन सा व्यक्ति है, या फिर उसका केंद्र बिंदु उसके प्रमुख पात्र कौन से हैं, उसका चरित्र चित्रण क्या है। तो पात्र को भी आपको ध्यान देना होगा, कितने पात्र हैं आपसे पूछेगा, इसमें इनकी रचना में कितने पात्र हैं। नाटक होगा तो उसमें पात्र पूछेगा आपसे, अगर उपन्यास हुआ तो भी उसमें पात्र पूछेगा, कहानी में भी पात्र आपसे पूछ सकता है, कितने स्त्री पात्र हैं, कितने महिला पात्र हैं। तो आपको पात्रों की संख्या भी पता होनी चाहिए, तो इसको भी आपको ध्यान में देखना होगा, पात्र एवं उनकी विशेषताएं। आखिरकार जो पात्र संकलित मान लेते हैं आलोपी जो है संस्मरण, आलोपी में पात्र आपसे पूछेगा कौन कौन से पात्र हैं मान लेते हैं, वैसे पात्र ज़्यादा उसमें पूछेगा नहीं, लेकिन जो आलोपी लड़का है वह अंधा है तो आपसे पूछेगा कि जो है आलोपी संस्मरण में कौन अंधा है, आलोपी अंधा है, या फिर 2-3-4 ऑप्शन और देगा तो उसको आप देखिएगा, तो आलोपी उसमें अंधा है। ठीक, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद में उसकी विशेषताओं के बारे में थोड़ा फोकस करिएगा। वहीं कुछ पंक्तियाँ एवं कथन,
कुछ पंक्तियाँ जैसे कि कुछ जो है जब आप जो है कविताओं को पढ़ें तो उन कविताओं में कुछ ऐसी पंक्तियाँ हैं जो कि आप उनकी विशेषताओं में देखते हैं। जैसे कि मान लेते हैं मैथिली शरण गुप्त के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो बीच बीच में आता है कि मैथिली शरण गुप्त देश के प्रति एक प्रकार स्वाभिमानी व्यक्ति थे और नारी के प्रति सहानुभूति थी। तो नारी के प्रति सहानुभूति थी, तो नारी के प्रति सहानुभूति उनको कहाँ थी, कैसे आपको पता चला, उन पंक्तियों को आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे प्रसाद को नारी के प्रति सहानुभूति थी, उन्होंने कहा कि नारी तुम केवल श्रद्धा और विश्वास नग पग तल में नीरसोसी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। या इसी प्रकार से तमाम सारे मुद्दे आप देखते हैं। ख कुल 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 सा बोल रहा, किसले का अंचल डोल रहा, तो प्रकृति के प्रति मानवीकरण हुआ है। या इसी प्रकार तमाम सारे जो कवि हुए हैं कि ऐसे निराला जी हुए हैं कि वह आता दो टूक कलेजे का करता पछताता पथ पर, साथ दो बच्चे भी पेट पीठ फैलाए, सदा हाथ फैलाए, बाएं से मलते पेट को चलते और दाहिना दाएं दृष्टि पानी की ओर बढ़ाए, भूख से सूख और जब जाते दाता भाग विधाता से क्या पाते, घूट आंसुओं के पेकर रह जाते। तो इस प्रकार से उसका केंद्रीय भाव क्या है, वह क्या कहना चाह रहा। तो इन पंक्तियों को आपको थोड़ा थोड़ा याद होना पड़ेगा, क्योंकि आपसे पूछेगा कि वह आता दो टूक कलेजे का करता पछताता पथ पर आता। और यह निम्न पंक्तियाँ किस रचनाकार की है, किस साहित्यकार की हैं। यह आपसे पूछेगा कि खग कुल 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 सा बोल रहा निम्न पंक्तियाँ किसकी हैं। या आपसे सीधे सीधे प्रश्न पूछ लेगा मेरे प्यारे दोस्तों, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं। या इसी प्रकार से तमाम सारे ऐसे जो आपके पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग है, तो उनसे आपसे पूछेगा कि यह पंक्तियाँ किसके मतलब किसके द्वारा उद्धृत हैं, कौन कह रहा पंक्तियाँ, या फिर किस कवि की हैं। ठीक, तो ऐसे पूछेगा। तो इसके लिए आपको पंक्तियों को भी फोकस करना पड़ेगा। तो आपके पाठ्यक्रम में जितनी कविताएं हैं उसको पढ़ लीजिएगा। और कथन जो है मेरे प्यारे दोस्तों, आखिरकार जैसे मान लेते हैं कोई कहानी, आपने कहानी को देख लीजिएगा, कहानी में कथन वगैरह अगर कहीं यहाँ पर आपको मिले उन पर फोकस करिएगा। ज़्यादा प्रश्न नहीं, लेकिन हाँ कम से कम 3 से 4 प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे पंक्ति और कथन को लेकर के। ध्यान रखेंगे इतनी बात, और भी ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इतने मुद्दे को आपको देखना होगा और इनको आसानी से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो बड़े ही आसानी से अगर इतने मुद्दे को आप तैयार कर लेते हैं तो बड़े ही आसानी से आप पेपर को बड़े आसानी से निपटा सकते हैं और अच्छा से अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ओके, ध्यान रखेंगे। लगभग आप अगर इतने मुद्दे को अगर तैयार कर लिए तो 60+ आप जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। ध्यान रखेंगे। तो अभी आप शुरू हो जाइए, चाहे 15 दिन का समय है, चाहे 1 महीने का समय है, आप बड़े आसानी से तैयारी में प्रारंभ हो जाइए। पेपर चाहे जैसे करवाएं, आपको बस थोड़ा पढ़ने का तरीका चेंज करना है। और शुक्ला HD पॉइंट आपके साथ हमेशा जुड़ा हुआ है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।